बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की। हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को। गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। नमस्कार, जोहार। मैं शिखा स्वरूप आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे कार्यक्रम कृषि दर्शन में। कृषि जगत से तमाम ऐसी जानकारियों के साथ हम आपके सामने उपस्थित हो चुके हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कृषि समाचार में क्या है खास। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं गोपाल कृष्ण। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। झारखंड में आरंभ होगी मिलेट मिशन योजना। बरसात के मौसम में गायों को बचाएं दस्त की समस्या से। हिल पर बीज की बुआई के लिए बेहतर है नवीन डिबलर। संयुक्त राष्ट्र संघ की जनरल असेंबली में वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया गया है। इसी के तहत झारखंड के मोटे अनाज के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए मिलेट मिशन योजना की शुरुआत करने की घोषणा झारखंड के वित्त मंत्री ने नए बजट के दौरान की, जिसमें कि उन्होंने इस योजना के लिए 50 करोड़ रुपए के प्रस्तावित किया है। इसके तहत मोटे अनाज जैसे ज्वार, रागी, बाजरा, कुट्टू, रामदाना और कोदो इत्यादि श्री अन्न के अधिकाधिक उत्पादन के लक्ष्य रखा गया है। बेहतर फसल उत्पादन के लिए समय समय पर खेत की मिट्टी की जांच कराना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि सही उत्पादन लेने के लिए संयुक्त मात्रा में खाद एवं उर्वरक हम तभी प्रयोग कर सकते हैं जब मिट्टी में मौजूद उर्वरक तत्वों का सही ज्ञान होगा। जांच से ही मिट्टी में पोषक तत्वों का सही प्रतिशत मान का पता चलता है। साथ ही मिट्टी की अम्लीयता और क्षारीयता का भी पता चलता है, जिसमें हम उचित खाद, उर्वरक, मुद्रा सुधारक और उचित फसल का चुनाव कर सकते हैं और अच्छी मात्रा में गुणवत्ता युक्त फसल प्राप्त कर सकते हैं। राज्य के किसान पास के किसी विज्ञान केंद्रों में मिट्टी की जाँच निःशुल्क करा सकते हैं। सब्जियों की खेती करने वाले कृषक इस समय बैगन की फसल लगा सकते हैं। बैगन की अच्छी उपज पाने के लिए स्वर्ण प्रतिभा और स्वर्ण श्यामली, साथ ही संकर किस्म स्वर्ण शक्ति और स्वर्ण मोहित नामक प्रभेद अच्छी मानी जाती है। बैगन के ये प्रभेद मुरझा रोग रोधी होते हैं। इन किस्मों को लगाकर किसान निश्चित तौर पर लाभान्वित हो सकते हैं। स्वर्ण प्रतिभा, स्वर्ण श्यामली, स्वर्ण शक्ति और स्वर्ण मोहित ये नाम है बैगन के उन्नत प्रभेदों के। बैगन के इन प्रभेदों के 500 से 600 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई कर और उचित कृषि कार्य को करके लगभग 200 से 250 क्विंटल बैगन प्राप्त किया जा सकता है। बरसात के मौसम में गायों में दस्त की समस्या हो सकती है। संभवतः ये समस्या हरा चारा के अधिक सेवन के कारण हो सकता है। हरे चारे में पानी की ज़्यादा मात्रा के साथ विषाणुओं का प्रवेश भी गायों के शरीर में हो जाता है, जिससे दस्त की समस्या मवेशियों में हो सकती है। इससे बचने के लिए हरे चारे को थोड़ा सुखाकर मवेशियों को खिलाना चाहिए। ताज़ा और स्वस्थ पानी देना चाहिए। नाले, गंदे तालाबों इत्यादि का पानी पीने देने से बचना चाहिए। हील पर बीजों की बुआई करनी हो तो कृषक नवीन डिबलर नामक कृषि उपकरण का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह उपकरण बहुत ही कम समय और मेहनत में बुआई कार्य को सक्षम है। इस उपकरण का नाम है नवीन डिबलर। यह उपकरण हील पर बीजों की बुआई कार्य को आसान बनाता है। इस उपकरण द्वारा एक दिन में लगभग 3500 हील पर बुआई की जा सकती है। इस उपकरण को प्राप्त करने के लिए कृषक बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के अभियंत्रण विभाग से संपर्क कर सकते हैं। और अब एक नजर राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस। देवघर अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर अधिकतम 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर अधिकतम 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस। धनबाद अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। और अब मंडी भाव में अनाजों के वर्तमान भाव को जानने के लिए चलते हैं हमारे सहयोगी अनुश्री के पास। धन्यवाद गोपाल। दर्शकों, आज देखते हैं क्या रहा मंडी भाव में खास। तो सबसे पहले बात करते हैं मूंग दाल की, जिसका भाव रहा 800 रुपये न्यूनतम से लेकर अधिकतम 900 रुपये। वहीं बात करेंगे तेल की, तो उसका भाव रहा 10,300 रुपये न्यूनतम और अधिकतम भी इतने ही मूल्य पर बरकरार रहा 10,300 रुपये।
अब बात करते हैं मीठे की। तो गुड़ को सबसे पहले देखेंगे। गुड़ का जो भाव रहा न्यूनतम और अधिकतम सेम ही रहा, 4,350 रुपये प्रति कुंटल। अब देखते हैं चीनी। चीनी जो रहा वो रहा न्यूनतम 4,060 रुपये से लेकर 4,060 रुपये में ही अधिकतम में बरकरार रहा। अब भाव लेते हैं आलू का। आलू का जो भाव रहा वह रहा न्यूनतम 1,300 रुपये से लेकर 1,400 रुपये अधिकतम। अब देखते हैं प्याज। प्याज का जो भाव रहा वह रहा 1,400 रुपये न्यूनतम और अधिकतम 1,600 रुपये। आज के लिए बस इतना ही। अब चलते हैं सीधे स्टूडियो। कृषि समाचार में आज इतना ही। कोरोना संक्रमण पूरी तरह से समाप्त हो, इसलिए कोरोना का टीका अवश्य लें। साथ ही दोनों डोज लेने के साथ टीके का बूस्टर डोज भी लेना जरूरी है। संक्रमण से बचते हुए कृषि कार्य करें ताकि कोरोना बीमारी जल्द से जल्द पूरी तरह समाप्त हो सके। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। तो किसान भाई बहन, कृषि समाचार में आपने देखा तकनीक के बारे में, उपकरण के बारे में, साथ ही मौसम का हाल भी जाना और कृषि से संबंधित कुछ नई बातें भी आपको जानने को मिली। अब समय हो चला एक छोटे से विराम का। विराम के बाद हम जल्द आते हैं। अन्नदाता किसानों की खुशहाली और उनकी आय में बढ़ोतरी के लिए भारत सरकार लगातार प्रयासरत है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 7 वर्षों में खेती को आधुनिक और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई निर्णय लिए गए हैं। छोटा किसान बने देश की शान, ये हमारा सपना है। देश के 80% से ज्यादा किसान ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। अब देश में इन्हीं छोटे किसानों को ध्यान में रखते हुए कृषि सुधार किए जा रहे हैं, निर्णय लिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2019 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी। पीएम किसान योजना का पूरा खर्च भारत सरकार वहन करती है। इसके तहत लाभार्थी किसानों को हर साल 6,000 रुपए की सम्मान राशि 2,000 रुपए की 3 समान किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की जाती है। अब तक 11 करोड़ से भी अधिक लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में 1,58,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे ट्रांसफर की जा चुकी है। किस्तों की जानकारी किसानों को एसएमएस के माध्यम से दी जाती है। இப்போ நேரா நாங்க வந்து பேங்க்குக்கு ஆக்சுவல் போகும்போது அந்த பணத்தை நாங்க வித்ரா பண்ணிட்டு வந்து நாங்க விவசாயம் பண்ணிக்கிறோம்। इस मदद से बुआई के पहले अब किसानों को बीज, खाद, कीटनाशक और कृषि संबंधी अन्य जरूरतों के लिए साहूकारों के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। અને એના લીધે મારે કોઈ જોડે કે સગા સંબંધી કે મિત્રો જોડે મારે ઉછીના પૈસા લેવાની જરૂર પડતી નથી અને એનાથી હું સારી એવી खेती કરી શકું છું। इस योजना से मिले लाभ तथा आवेदन की स्थिति देखने के लिए पीएम किसान पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से पात्र किसान अपना पंजीकरण स्वयं करने के साथ साथ अब तक मिले लाभ और अपने आवेदन की स्थिति फार्मर्स कॉर्नर से देख सकते हैं। इस योजना का लाभ पात्र किसानों को ही मिल सके, इसके लिए इस प्रक्रिया को फूल प्रूफ बनाते हुए इसे आधार और इनकम टैक्स वेरिफिकेशन के साथ साथ फिजिकल वेरिफिकेशन से भी जोड़ा गया है। इसके अलावा किसानों की सुविधाओं और जानकारी के लिए पीएम किसान मोबाइल ऐप भी विकसित किया गया है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के किसानों को मिल रहा है। इसे हासिल करके हमारा किसान सबल और आत्मनिर्भर हो रहा है। इस स्कीम ने हमारा भारत सरकार ने हमारा किसान के लिए बहुत बड़ा सम्मान दिया है। इसीलिए हम भारत सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आत्मनिर्भर भारत की पहचान, प्रगतिशील और समर्थ किसान। विराम के बाद आप सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। तो आज की जो पहली जानकारी है आपके लिए वो है रेशम कीट पालन और प्रबंधन के बारे में।
आप सब जानते ही हैं हमारा भारत सदियों से रेशम उत्पादन और रेशमी कपड़ों के लिए पूरे विश्व भर में विख्यात है। तो हमारे किसान भाई बहन, अगर आप भी रेशम कीट पालन से जुड़ना चाहते हैं, अपनी आय को दुगुनी करना चाहते हैं, तो आपको ये जानना बेहद ज़रूरी है कि रेशम कीट पालन कैसे करना है, उसका सही प्रबंधन कैसे करना है। तो चलिए देखते हैं फीचर और लेते हैं जानकारी। कच्चा रेशम बनाने के लिए रेशम के कीटों का पालन सेरीकल्चर या रेशम कीट पालन कहलाता है। रेशम उत्पादन का आशय बड़ी मात्रा में रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम उत्पादक जीवों का पालन करना होता है। इसने अब एक उद्योग का रूप ले लिया है। यह कृषि पर आधारित एक कुटीर उद्योग है। इसे बहुत कम कीमत पर ग्रामीण क्षेत्र में ही लगाया जा सकता है। सर, आपके हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जोहार। अगर हम झारखंड की बात करते हैं तो झारखंड में पूरे देश का 70% तसर रेशम कीट पालन में कार्य किया जाता है। तो ऐसे में जो किसान भाई तसर कीट पालन से जुड़ना चाहते हैं तो शुरुआत किस तरीके से करें? शुरुआत तसर रेशम उत्पादन के लिए झारखंड राज्य में बहुत स्कोप है। इसके लिए हमारा भारत सरकार ने वर्ष 2023-24 के लिए एक निर्देश दिया है 3200 मीट्रिक टन कच्चा तसर रेशम उत्पादन करने के लिए। उसमें हमारा झारखंड राज्य का 2250 मीट्रिक टन उत्पादन का लक्ष्य किया है। इसमें 70% भारत में जो उत्पादन होता है तसर, वो सिर्फ झारखंड क्षेत्र में ही होता है। हमारा झारखंड क्षेत्र में जो ट्राइबल फार्मर्स ये लगभग जुड़े हैं तसर कीट पालन के लिए, यह अभी मौसम आया है, मौसम सीजन स्टार्ट हो गया है। जून जुलाई से शुरुआत होता है। अभी मौसम थोड़ा डिले होने के कारण जुलाई में अभी ब्रशिंग स्टार्ट हो जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा किसानों रेशम उत्पादन करने का पहले साफ सफाई का करना है। पारंपरिक रोजगार है ये। हमारा झारखंड को किसानों के लिए तसर कीट पालन पारंपरिक रोजगार है। कम पूंजी में शुरू कर सकते हैं इसको। ग्रामीण रोजगार का साधन है एक। और एक तसर कीट पालन पर्यावरण हितैषी है। आदिवासियों, गरीबों और महिलाओं को प्रमुखता से रोजगार प्रदान करने का सक्षम है तसर कीट पालन। जानकार कहते हैं कि रेशम पालन में 2 चरण अहम होते हैं। पहले चरण में रेशम कीट को ठीक उसी समय से पालना जब वह अंडे में होता है और कोकून में बदल जाता है, और दूसरे चरण में रेशम के कीटों को खिलाने के लिए शहतूत के पेड़ तैयार करना। शहतूत के पेड़ की पत्तियां खनिज, विटामिन, अमीनो एसिड, जल योजन और अन्य पोषक तत्व प्रदान करती है। डाबा बायोवोल्टेन झारखंड क्षेत्र में अपना किसान लोग पालन करते हैं। ये कीट पालन करने के पहले जो पौधे रहता है, अर्जुन और आसन पौधे को स्वस्थ रखना है। और जंगल में जो किसान लोग मैक्सिमम जंगल में करता है और इकोनॉमिक प्लांटेशन में भी कर सकता है। इकोनॉमिक प्लांटेशन और जंगल में जब कीट पालन शुरू करेंगे, जब फार्मर ने साफ सफाई का ध्यान रखना है ताकि अन्य प्रीडेटर और पेस्ट्स को ये कीड़ों को बचाने से ना अधिक उत्पादन कर सकता है। रेशम कीट पालन जैविक खेती का अनुसार ही चलता है। जब आप पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड्स यूज़ करने से ये कीट मर जाता है। इसीलिए 100% हम बोल सकता है जैविक कृषि है। इसको पहले लोग रोग मुक्त बीज को लेके आना है। हमारा भारत देश में BTSSO बेसिक सीड उत्पादन करता है। वो बेसिक सीड राज्य सरकार का स्तर से किसानों को बांटा जाता है। वो लेके आने के बाद वो लोग कीट को 30 दिन से और 40 दिन तक कीट पालन हो सकता है। 100 DFL से अधिकतम 50 से 60 कोसा उत्पादन करता है। हमारा लक्ष्य है कम से कम 70-80 कोसा 100 DFL से उत्पादन करने का लक्ष्य का दिशा में ये केंद्रीय तसर रेशम अनुसंधान संस्थान रांची अनेक तकनीकें टेक्नोलॉजीज ये किया है। अभी हमारा ये है मेन कार्यक्रम है। ये जो भी टेक्नोलॉजीज डेवलप किया गया है इधर, इसको लैब से लैंड टू लेके आने का हम लोग वही दिशा में हम लोग कार्यरत हैं। रेशम के कीटों को पालने के लिए शहतूत, गूलर, पलाश इत्यादि के वृक्ष लगाने की आवश्यकता हो सकती है। वह इसलिए क्योंकि शहतूत के पत्ते रेशम के कीड़ों का मुख्य भोजन हुआ करते हैं। सेरीकल्चर बिजनेस शुरू करने की ओर
उद्यमी का अगला कदम रेशम कीट पालन के लिए शेड का निर्माण करने का होना चाहिए। ये हमारा तसर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान है। अनुसंधान 50% होने से हमारा इंस्टीट्यूट का मेन लक्ष्य, प्रशिक्षण भी 50% है। हम लोग 24/7 और 365 डेज हमारा वैज्ञानिक लोग है इधर। हमारा प्रशिक्षण अनुभाग है, सभी कृषकों को प्रशिक्षण देने के लिए हम लोग तैयार हैं। इसके अलावा अग्र परियोजना केंद्र और NGO ऑर्गेनाइजेशंस वो भी प्रशिक्षण देता है। वैसे किसान जो आपके संस्थान से प्रशिक्षण लेना चाहते हैं, क्या उसके लिए क्या किस तरीके से कहाँ संपर्क करना है, कितने दिन का प्रशिक्षण होता है, उनके रहने की क्या व्यवस्था है, उनके खाने की क्या व्यवस्था है, क्या कुछ यहाँ पे फीस का भी व्यवस्था है? हमारा संस्थान में मुफ्त में कृषकों के लिए प्रशिक्षण देता है। इधर हमारा हॉस्टल भी है। प्रशिक्षण के अलावा हम लोग गांव में, विलेजेस में भी हम लोग अवेयरनेस प्रोग्राम्स, जागरूकता कार्यक्रम और स्किल एनहांसमेंट ट्रेनिंग्स और कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग्स, वो सब कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं। रेशम कीटों को धूप की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए शेड का निर्माण करते वक्त उद्यमी को इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि सूर्य की रोशनी शेड के अंदर ना आ पाए। उद्यमी चाहे तो बांस या अन्य सामग्री से चटाई की भांति रैक तैयार कर सकते हैं, जो रेशम कीटों को उनके पालन पोषण की ओर स्थानांतरित करने में सहायक होंगे। किसान भाइयों, ये फसल के लिए, फसल को बचाने के लिए पक्षियों से सुबह और शाम को जो जागरूक होना है, वो जो कीट पालन करने का स्थल में सुबह है और शाम को ज़रूर वो लोग देखभाल करना ही है। कुछ आवाज़ देना है, नहीं तो वाच एंड वार्ड करना है। वो देखभाल करने से ना उस पक्षियों से बहुत नुकसान होता है। ये लार्वे को भी लेके जाता है, इसके अलावा ककून को भी लेके जाता है, कोसा को भी। इसलिए वो मॉर्निंग और इवनिंग का समय पे ध्यान देने से पक्षियों से ये क्रॉप को, फसल को बचा के, और एक 100 DFL में 20-30 ककून को ज़्यादा आमदनी लेने का संभावना है। तो किसान भाई बहन, अभी आपने देखा रेशम कीट पालन एवं प्रबंधन के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और आपको देते हैं अपनी दूसरी जानकारी। हमारी दूसरी जानकारी है मक्का फसल की सामयिक प्रबंधन के बारे में। आप जानते ही हैं कि हमारे बहुत ऐसे किसान भाई बहन हैं जो मक्का फसल की खेती करते हैं, क्योंकि जायद में मक्का फसल की खेती बहुत तेज़ी से होती है और इससे किसान भाई बहन काफ़ी लाभान्वित भी होते हैं। तो मक्का फसल में बहुत तरह के कीट और रोग भी लगते हैं, उसका देखभाल भी करना बेहद ज़रूरी होता है, तभी तो आप अधिक उत्पादन पा सकते हैं। तो आज हम मिलेंगे अपने विशेषज्ञ से और लेंगे जानकारी कि मक्का फसल की सामयिक प्रबंधन कैसे करें, जिससे हमारे किसान भाई बहन अधिक उत्पादन पा सकते हैं। आज हम कृषि विज्ञान केंद्र रामगढ़ में हैं और हमारे साथ हैं यहाँ के कृषि वैज्ञानिक श्री सन्नी कुमार जी, जिनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि मक्का की जो सामयिक प्रबंधन हमारे किसान भाई किस प्रकार से कर सकते हैं, क्योंकि मक्का ऐसी फसल है जो कि बहुत ही अच्छा लाभ देती है अगर सही से देखभाल हो, क्योंकि अगर उसके दाने पुष्ट होंगे तो किसानों को अच्छा लाभ मिलेगा और उत्पादन भी अच्छा प्राप्त होगा। आप हमें ये बताइए कि मक्का के फसल के अगर सामयिक देखभाल की बात की जाए तो इस समय हमारे किसान भाई क्या कर सकते हैं? सबसे पहले सभी किसान भाइयों को जोहार और बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अभी मक्का में सामयिक प्रबंधन के बारे में बताया कि मक्का जो है कि बहुत ही किसानों को आमदनी देने वाली फसल है और महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसलों में से एक फसल में आती है। मक्का में सामयिक प्रबंधन में देखा जाए तो इसके सामयिक प्रबंधन को लेके शुरू से लेके बुआई से लेके इसका कटाई तक का प्रबंधन बहुत ही अति आवश्यक है। जैसे कि आपको बुआई के समय आपको थोड़ा प्रबंधन करना पड़ता है। जैसे हम देखते हैं कि आप रबी मक्का लेते हैं या खरीफ मक्का लेते हैं या जायद मक्का लेते हैं। अभी तो खरीफ का मौसम है तो हम खरीफ पर ही बताएंगे। खरीफ में बुआई के समय थोड़ा सबसे पहले हम लोग बीज उपचार करते हैं। बीज उपचार हम लोग फफूंदनाशी जैसे हुआ आपको बेबिस्टिन या कार्बेंडाजिम जिसमें हो, उससे हम लोग 2 से 250 ग्राम प्रति किलो बीज के दर से हम लोग बीज उपचार करने के बाद बीज को 3 से 4 सेंटीमीटर की गहराई पर बुआई कर लेते हैं। खरीफ मौसम में थोड़ा सा जल निकासी की समस्या रहती है, तो किसान भाई जब भी मक्का लगाएं तो थोड़ा सा मेड़ बना के ही लगाएं, ताकि इससे क्या होता है कि जल निकासी भी हो जाती है और जो
पौधे की जड़ की मजबूती बनी रहती है, जिसके कारण पौधा जो बड़ा बाद में आगे चल के जब 60 दिन के बाद जो पौधा का गिरने की समस्या कम आती है। और इसके साथ साथ मक्का का आप हम लोग बुआई के साथ साथ अब जैसे ही मक्का घुटने के समान जाता है, यानी तब उस समय हम लोग खाद प्रबंधन पर भी ध्यान देते हैं, जैसे नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटास कब देना है, तो इस पर हम लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे। एक चीज़ हम आपसे ये जानना चाहेंगे, चूँकि मक्का की फसल है तो आपने बताया कि जल का जमाव नहीं हो, इसके लिए अगर मेड़ बना के हमारे किसान भाई लगाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये तो हो गई मेड़ बनाने की बात। रहा बात कि अगर इस समय मिट्टी कैसे चढ़ाएं, क्योंकि मिट्टी चढ़ाना भी आवश्यक होगा। दूसरी चीज़ की खरपतवार का निष्पादन कैसे किया जाए, और तीसरी चीज़ की अगर रोग और कीट अगर लगते हैं उससे बचाव कैसे करें। जी मक्का में हाँ सबसे पहले जो जल प्रबंधन में जो था कि खरीफ में सिंचाई की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है, तो मिट्टी चढ़ाने से पहले किसान भाई नाइट्रोजन 30 केजी प्रति हेक्टेयर के दर से और पोटास जो है 40 केजी प्रति हेक्टेयर और ये पोटेशियम जो है 60 केजी के दर से पहले आप खेतों में छिड़काव कर ले, उसके बाद से मक्का को मेड़ बनाए। ताकि बहुत से किसान क्या करते हैं, मेड़ बनाने के बाद यूरिया का छिड़काव करते हैं, जो फसल के लिए काफ़ी लाभदायक होता है और इससे हमको फसल को जितना भी प्रॉपर मिलना चाहिए, प्रबंधन जो उर्वरक का होता है वो बहुत ही अच्छी तरीके से होता है। और इसके साथ साथ जब भी जैसे आप 40 से 50 दिन के फसल तैयार होते हैं मक्का के, उस समय फिर हम लोग दूसरा खाद प्रबंधन फिर हम लोग 60-40-40 का देते हैं। इससे क्या होता है कि हमारा दाना हिष्ट पुष्ट बना रहता है। बहुत सा मक्का में क्या होता है कि किसान भाई जब काटने जाते हैं तो दाना हिष्ट पुष्ट नहीं बनते हैं। इसमें कहीं ना कहीं खाद उर्वरक का प्रबंधन गलत तरीके से हो जाता है। बहुत सा किसान ऐसे फ्लैट बेड पर ही उर्वरक छिड़काव कर देते हैं, जिसके कारण खरीफ मौसम में जल के साथ साथ आपका उर्वरक खाद भी दूसरे खेतों में बह के चला जाता है, जिसके कारण फसल को उचित मात्रा में पोषक तत्व नहीं मिलता है और दाना हिष्ट पुष्ट नहीं बनते हैं। साथ ही जब मक्का में आप देखते होंगे कि जब मक्का में फल आना शुरू होता है तो बहुत सा कीड़ों का अटैक होता है। जैसे जिसमें है एक महत्वपूर्ण कीड़ा फॉल आर्मी वर्म, जो किसान खेत में जाते हैं उसको तो सही से पहचान जाते हैं कि हाँ हमारे खेत में कीड़ा का अटैक हो चुका है। उसको पहचानने में ऐसा है कि जब मक्का का गाभी जब बनता है तो देखते होंगे कि बहुत सा कीड़ा उसमें गाभी में आके वो खरोचन करता है। खरोचन से क्या होता है, पत्ता पे उसका वाइट कलर का एक धारीदार निशान बन जाते हैं, तो किसान समझ जाते हैं कि हमारे खेत में कीड़ा का अटैक आ गया। हो सकता है कि 100 पौधा है तो उसमें 8-10 में आया हो, तो ये किसान को समझने की बात है कि अब हमारे खेत में इंसेक्ट का कीड़ा का अटैक आ चुका है। तो सबसे पहले वो किसान क्या करें कि नीम से बने प्रोडक्ट जो 1500 ppm जो होते हैं 10 मिलीलीटर 1 लीटर में मिलाकर छिड़काव करें। उसके बाद भी अगर खेत में घूमने पर पता चलता है कि फॉल आर्मी वर्म का अभी अटैक है, क्योंकि यह कीड़ा दिन में दिखता नहीं है, रात में जैसे ही तापमान गिरता है तो वो गाभी में ऊपर पार्ट में मक्का के आकर रात के समय खाना शुरू कर देता है। जैसे टेम्परेचर दिन में सनलाइट आते हैं फिर नीचे वो चला जाता है, नीचे वो गाभी में छिप जाता है। आप उसमें एक काम करते हैं किसान भाई, उसमें नीम से बने प्रोडक्ट के साथ साथ जब देखें कि फर्स्ट स्टेज में अगर नहीं कंट्रोल हो रहा है तो एक दवा और आता है इमामेक्टिन बेंजोएट, जिसको 0.4 ml प्रति लीटर पानी में डालकर फ्लैट नोजल का प्रयोग करके और ऊपर से स्प्रे करें। उसके जो ऊपर का गाभी होता है ना, उसमें स्प्रे करने से ये कीड़ा से हम लोग निजात पा सकते हैं। इस कीट प्रबंधन में ये महत्वपूर्ण कीड़ों में से एक है, जिसको प्रबंधन करके किसान फसल उत्पादन में बढ़ोतरी कर सकता है। साथ ही साथ जब लास्ट में जब मक्का पक के तैयार हो जाए तो उस समय भी जब देखे कि अब मिल्क फॉर्मेशन दूध भरने वाला है मक्का में, तो उस समय फिर से उर्वरक किसान को नाइट्रोजन की आवश्यकता पड़ती है। 30 केजी प्रति हेक्टेयर के दर से किसान मक्का में अगर ये नाइट्रोजन देंगे तो दाना हिष्ट पुष्ट और उत्पादन
अवश्य ही बढ़ेगा। तो किसान भाई बहन, आज की हमारी दोनों जानकारियाँ आपको कैसी लगी? आशा करते हैं आज की हमारी दोनों जानकारियाँ आपको काफ़ी अच्छी लगी होंगी। अगर आपके पास भी कोई जानकारी है हमें देने के लिए या हमसे कोई जानकारी लेनी है तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। हमारा पिन संख्या है 834001। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गांव-गांव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन 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 कृषि दर्शन।